हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी सीपीयू। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को दी मंजूरी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा इससे फायदा। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है। अभी 7वें वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए मिल रही है। आधार कार्ड नागरिकता, निवास और जन्म तिथि का सबूत नहीं, ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है। यूआईडीएआई ने क्लैरिफिकेशन दिया। यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ आपके पहचान का सबूत है, आपके नागरिकता का सबूत नहीं है कि आप भारत के निवासी हैं। इसके अलावा यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं होता है। दरअसल आधार कार्ड अब लगभग हर जरूरी सेवा से जुड़ चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या ये जन्म तिथि या फिर भारतीय नागरिकता का सबूत बन सकता है क्या। ऐसी ही अफवाहों को खत्म करने के लिए अब यूआईडीएआई ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। नवंबर में 11 दिन बैंक रहेंगे बंद। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वो 11 दिन हैं जो नवंबर में बैंक बंद रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके शहर और राज्य में कौन कौन से दिन नवंबर में बैंक बंद रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2 नवंबर को रविवार है, 8 नवंबर को दूसरा शनिवार है, 9 नवंबर को रविवार है, 16 नवंबर को रविवार है, 22 नवंबर को चौथा शनिवार है, 23 नवंबर को रविवार है, वहीं 30 नवंबर को रविवार है, जिस वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अवकाश भी 4 दिन है। 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव बेंगलुरु में है और इगास बव्वाल उत्तराखंड में है, जहां पर 1 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती या फिर कार्तिक पूर्णिमा की वजह से अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, जिस वजह से पंजाब में बैंक बंद रहेंगे। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल। आईआईटी कानपुर की तकनीक से बादलों के ऊपर छिड़का केमिकल, ये बादलों की नमी से बारिश कराता है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल मंगलवार को सफल रहा और पहला टेस्ट 23 अक्टूबर को हुआ था। दिवाली के बाद से लगातार एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट आई है। राजधानी की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। इसके लिए कानपुर से स्पेशल विमान सेसना ने उड़ान भरी थी। विमान ने तकनीक से बादलों के ऊपर केमिकल छिड़का। आईआईटी कानपुर ने बताया कि क्लाउड सीडिंग सफल रही है और इसे 6000 फीट की ऊंचाई पर 6 लेयर से किया गया। ट्रायल के 4 घंटे के अंदर कभी भी बारिश हो सकती है। क्लाउड सीडिंग खेड़का, बुराड़ी, मयूर विहार और कई अन्य इलाकों में की गई। पायलटों की ड्यूटी बढ़ी, थकान के कारण हादसे का जोखिम, सुरक्षा की कीमत पर नियम बदले। एएलपीए इंडिया की आपत्ति, डीजीसीए के फैसले पर उठे सवाल। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में बोइंग 787 विमानों के लिए पायलटों की फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट को 10 घंटे से बढ़ाकर के 10.5 घंटे कर दिया है। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड एफडीपी भी 13 से बढ़ाकर के 14 घंटे कर दी गई है। पायलटों की संस्था ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये फैसला एयरलाइंस की सुविधा के लिहाज से लिया गया है। इससे थकान का खतरा और जोखिम बढ़ जाएगा। देश के पायलट संगठन एएलपीए इंडिया ने एएलपीए यानी कि एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन को लिखा है कि बोइंग 787 के पायलट पहले से ही सीट पीछे झुकाने की सुविधा सीमित होने के कारण पर्याप्त विश्राम नहीं कर पाते। अमेरिका की विमानन एजेंसी एफएए ने 2024 में एक आदेश जारी कर बोइंग 787 की कैप्टन सीट को पूरी तरह पीछे झुकाने पर रोक लगाई थी। इसका असर यह हुआ कि लंबी दूरी की उड़ान भरने वाले पायलटों के बीच में आराम करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता।
महागठबंधन का हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा, तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी मंच पर नहीं दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है। इसमें 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की गई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी और किसान गरीब परिवारों के लिए कई वादे किए गए हैं। सरकार 32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बेच रही, नीलामी 31 अक्टूबर को होगी। निवेशकों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट का मौका। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 4 सरकारी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स की नीलामी यानी कि सेल री इशू करने जा रही है। उनकी टोटल वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए है। नीलामी 31 अक्टूबर को होगी और इसका सेटलमेंट 3 नवंबर को होगा। सरकारी सिक्योरिटी केंद्र या राज्य सरकारों की ओर से जारी किए जाने वाले ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनसे सरकार सार्वजनिक खर्चों के लिए फंड जुटाती है। ये भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी के कारण सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। Amazon 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही। HR और ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग शामिल। महामारी के दौरान ओवर हायरिंग हुई थी। ई कॉमर्स कंपनी Amazon अपने 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। कंपनी में कुल 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं और ऐसे में ये संख्या करीब 10% है। कंपनी में ये ले ऑफ पीपल, एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, HR, डिवाइस एंड सर्विस और ऑपरेशंस में जैसे डिपार्टमेंट्स में हो रही है। ये कदम ऑपरेशंस को बेहतर करने और महामारी के पीक डिमांड के दौरान हुई ओवर हायरिंग को बैलेंस करने के लिए उठाया गया है। Amazon में टोटल 15,50,000 कर्मचारी काम करते हैं। प्रभावित टीमों के मैनेजरों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे फायर किए जाने वाले कर्मचारियों को इन्फॉर्म करने के लिए तैयार हो सके। कर्मचारियों को सुबह में ईमेल नोटिफिकेशन मिलना शुरू होगा। ड्रीम 11 ने 11 देशों में गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यहां पर बिना पैसे वाले गेम ऑफर कर रही है कंपनी। मनी बेस्ड गेमिंग पर बैन का असर। भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 ने एक साथ 11 देशों में अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इन देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और UAE जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। ड्रीम 11 ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानूनों में आए बदलावों से अपने मुख्य बिजनेस मॉडल को झटका लगने के बाद ये कदम उठाया है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में नया कानून लाकर ऑनलाइन मनी बेस्ड गेमिंग को बैन कर दिया था। नए कानून के कारण ड्रीम 11 की कमाई 95% कम हो गई है। ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करेगा जापान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम तकाइची से मुलाकात की। ट्रेड और सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची से टोक्यो के अकासाका पैलेस में मुलाकात की है। इस दौरान ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया। इसके साथ ही जापान की हर संभव मदद का ऐलान किया है। तकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। दोनों के बीच बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बातचीत हुई है। तकाइची ने घोषणा की है कि जापान अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर अगले साल 250 चेरी के पेड़ भेंट करेगा। इसके साथ ही ट्रंप को अगले साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करेगा। रतन टाटा के करीबी महली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से हुए बाहर। इसकी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है, जो TCS, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की होल्डिंग कंपनी है। रतन टाटा के करीबी रहे महली मिस्त्री को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। 6 में से 3 ट्रस्टीज ने री अपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट डाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेरियस खम्बाटा, प्रमीत झावेरी और जहांगीर HC जहांगीर ने सहमति से वोट डाला, लेकिन नोएल टाटा समेत 3 ने उनके री अपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट डाला है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। 20 साल बाद आर्थिक मुद्दों पर बातचीत। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा रोकी थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने कराची पोर्ट का इस्तेमाल करने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच ढाका में हुई पाकिस्तान बांग्लादेश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन JEC की 9वीं बैठक में रखा गया है। ये बैठक करीब 20 साल बाद हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि कराची पोर्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश को चीन, खाड़ी देशों और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक आसान पहुंच दिला सकता है। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी करके बांग्लादेश को तीसरे देश निर्यात के लिए भारत की जमीन से सामान गुजारने ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी थी। केदार सभा के अध्यक्ष बोले, धाम को पर्यटन से ना जोड़ें, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 60% लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आते हैं।
केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और इस साल यहां पर रिकॉर्ड स्तर पर पर्यटक पहुंच गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। लेकिन अब केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की सबसे बड़ी सभा केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का बयान सामने आया, जिसमें वह सरकार से अपील करते हुए कह रहे हैं कि केदारनाथ एक तीर्थ स्थल है, इसे पर्यटन से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज 40% ही तीर्थ यात्री होंगे जो केदारनाथ आते होंगे, बाकी तो घुमक्कड़ और ब्लॉग बनाने में लोगों की होड़ मची हुई है। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज आंधी तूफान में भी फहराएगा, 360 डिग्री घूमेगा। पीएम मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे, 10,000 मेहमान बुलाए, 3,000 रूम बुक। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तय समय में बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 1 साल 9 महीने के बाद अयोध्या में एक बार फिर से बड़ा आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य, ओम और कोविदार अयोध्या का शाही वृक्ष, जो कि कचनार के नाम से जाना जाता है, उसके प्रतीक बने हुए हैं। राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी पताका फहराएगी। ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को भी झेल सकेगा और आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। 360 डिग्री पर घूम भी सकेगा। झूठ निकला दिल्ली एसिड अटैक का मामला। छात्रा के पिता ने 3 युवकों को फंसाने के लिए साजिश रची, खुद दुष्कर्म का आरोपी है। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक का मामला झूठा निकला है। पुलिस ने छात्रा के पिता अकील खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसने कबूल किया है कि 3 युवकों को फंसाने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची थी। ज्वलनशील पदार्थ एसिड नहीं बल्कि टॉयलेट क्लीनर था। दरअसल डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा ने दावा किया था कि 26 अक्टूबर की सुबह अशोक विहार इलाके में कॉलेज जाते वक्त 3 युवकों जितेंद्र, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड फेंका था। बाद में मौके से वो फरार हो गए थे। छात्रा ने कहा था कि जितेंद्र काफी समय से उसका पीछा भी कर रहा था। जुबिन गर्ग मौत केस में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी। खबर है कि असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कामरूप मेट्रोपॉलिटन की अदालत ने 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है और आरोपियों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके चचेरे भाई व पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग और निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोर व प्रवीण वैश्य शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपी बक्सा जेल में बंद हैं और इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने कहा कि जांच जारी होने के कारण सभी को 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, डॉक्टर्स का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, नहीं तो समाज माफ नहीं करेगा। कोविड में मृत प्राइवेट डॉक्टर्स को सरकारी बीमा का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकारी बीमा योजना का लाभ देने के मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी और उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि यह मान लेना गलत है कि प्राइवेट डॉक्टर्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस मिला। बिहार बंगाल की वोटर लिस्ट में उनका नाम है। 3 दिन में जवाब मांगा गया। चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर को 2 वोटर आईडी पर नोटिस भेजा है और 3 दिन में जवाब मांगा है। पीके का नाम बिहार के साथ पश्चिम बंगाल में भी मिला है। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए ने अब तक अपना सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। मस्क का एआई पावर्ड ग्रोकीपीडिया लॉन्च होते ही क्रैश हुआ, अब चालू। विकिपीडिया को टक्कर देने का दावा। मस्क बोले, ये ट्रूथफुल और बायस फ्री। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी XAI ने एआई पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है और इसका नाम ग्रोकीपीडिया है, जो कि विकिपीडिया को सीधी टक्कर देगा। 27 अक्टूबर को लॉन्च होते ही ग्रोकीपीडिया की वेबसाइट क्रैश हो गई थी, लेकिन अब ये ठीक हो गई है। मस्क इसे ट्रूथफुल और बायस फ्री ऑप्शन बता रहे हैं। ये विकिपीडिया जैसा ही दिखता है और मस्क को विकिपीडिया पर आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा का शक था, इसलिए उन्होंने ये ट्रूथ सीकिंग नॉलेज बेस बनाया है। ये XAI के ग्रोक AI चैटबॉट से पावर्ड है, जो कि रियल टाइम डेटा पर ट्रेन हुआ है। आज का सुविचार, अभी मन नहीं कर रहा, ये चंद शब्द ही नाकामयाब इंसान को कामयाब होने से रोक रहे हैं।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।